तो कभी भी कोई डिग्री खराब अच्छा नहीं होता, आप उसको अच्छा और आप खराब करते हो। तो आपने बीआईटी सिंदरी से किया, आप माइक्रोसॉफ्ट में आ गई, तो आप आइडियल बन गई लोगों के लिए, सब बोलेंगे बीटेक तो अच्छा है। और फिर जब मैं टीसीएस में गई तब मुझे वो याद आया कि जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी तब मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे कि मुझे इस टाइप के कंपनी में जाना था। तो मुझे खुद बुरा फील होता था कि ये मेरा ड्रीम नहीं था जब मैं कॉलेज में आई थी। मतलब ऑड है चीज कि बहुत ही ऑड हुआ। आपने कॉलेज पास आउट होने के बाद भी कॉलेज से प्लेसमेंट लिया। कॉलेज से प्लेसमेंट लिया क्या और बात। कॉलेज जब मेरा प्लेसमेंट सीजन चल रहा था तो मुझे किसी प्लेसमेंट में बैठने नहीं दिया गया। मेरा कोई एम नहीं था कि मुझे स्विच करना है, बट वो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ गया और मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड थी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है, स्वाति झा जी है। तो इनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, तो मैंने सोचा चलो इनको बुलाते हैं और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू सो मच, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो प्लीज अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दें मेरे ऑडियंस को, फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। हाय, माय नेम इज स्वाति झा। सो मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रही हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इससे पहले मैंने सैमसंग में काम किया है फॉर 1.5 ईयर्स। उससे पहले मैंने टीसीएस से अपनी करियर स्टार्ट की थी। आई वर्क देयर फॉर 6 मंथ्स और मैं 2021 में ग्रेजुएट की हूँ फ्रॉम बीआईटी सिंदरी, झारखंड। ओके, सो मैं समझ सकता हूँ आप एक नॉर्मल कॉलेज से, मतलब इतना कुछ आईआईटी एनआईटी से नहीं है, और टीसीएस से जर्नी स्टार्ट करके आप यहाँ तक पहुंची। तो आप थोड़ा सा जर्नी के बारे में बता सकते हैं, कैसे आपने टीसीएस में रहते हुए कैसे सैमसंग के लिए तैयारी किया और सैमसंग में रहते हुए माइक्रोसॉफ्ट के लिए कैसे तैयारी किया आपने? ठीक है, तो मेरा स्टार्ट हुआ लाइक 11-12 तक। जैसे सब लोग कोचिंग की प्रिपरेशन करते हैं जेई के लिए, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। उस टाइम पे मेरा बस ये गोल था, जैसे 9 से 10th में जाते हैं, 10 से 11th, 11 से 12th, उसके आगे क्या है लाइफ, क्या करना है, करियर, कुछ भी मुझे पता नहीं था। मुझे कोई गाइडेंस देने वाला भी उस टाइम था नहीं। और उस टाइम जो भी मेरे जस्ट इन्वायरमेंट में मैं थी, सारे लोग ये कहते थे कि बीटेक करके कुछ नहीं होने वाला है, बीटेक इतने लोग कर रहे हैं, जॉब कहाँ मिल रही है। तो मुझे उस टाइम पे मतलब मेरे घर के थोड़े फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, तो मुझे जल्दी जॉब चाहिए था। तो सब लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि ग्रेजुएशन कर लो एंड फिर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करो, यही बेस्ट वे है। बीटेक पे इतने पैसे खर्च करने का जरूरत नहीं है, आगे कुछ करियर नहीं है इसमें। तो मैं यही सोची कि ठीक है, मैं यही करूँगी। फिर मैंने 12th, तो बोर्ड्स में मेरे अच्छे नंबर आए थे। फिर अब ग्रेजुएशन करना था, तो मैं अपने होम टाउन से भी कर सकती थी, लेकिन उस टाइम मेरा मन था कि मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, एक्सपोजर चाहिए। तो उस टाइम मैंने बीएचयू का एग्ज़ाम दिया था, बीसीए के लिए दिया था, फिर मैंने बीएससी के लिए डीयू में भी दिया था, और वो सब में सिलेक्शन हो गया था, कॉलेज मिल गया था, लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया। एडमिशन लेने से जस्ट पहले मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। तब मैं वापस घर आ गई। मैं दिल्ली जाके कुछ दिन रही हूँ एडमिशन लेने के लिए, बट फिर मैं वापस आ गई। सब कुछ शॉर्टलिस्ट हो गया, कॉलेज में नाम आ गया, बट देन मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ, बट मुझे लगा मैं ये नहीं करना चाहती हूँ अपने लाइफ टाइम तक, ये करियर मैं अपने लिए नहीं चाहती हूँ। फिर मैं वापस आई। अब उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो जो मैं 11-12 पे कुछ पर्सनल ट्यूशन्स लेती थी सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तो एक टीचर थे, उन्होंने मुझे समझाया। उनसे मैं बात करती थी कि आगे क्या करना मुझे पता नहीं है। तो वो बोले तुम 1 साल कुछ मत करो, ड्रॉप ले लो और अपनी प्रिपरेशन करो बीटेक की। बीटेक में अच्छा करियर है, चाहे लोग कितना भी बोले, सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, बट बीटेक अच्छा करियर बना सकती हो। तो मैंने उस टाइम बस अपने टीचर की एडवाइस फॉलो की और उस टाइम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो 1 साल मैं बस जेई का प्रिपरेशन की हूँ। बहुत अच्छा प्रिपरेशन तो नहीं रहा, मैं अपना 100% नहीं दी, तो मुझे जेई में बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला। लेकिन बीआईटी सिंदरी का अलग से एग्ज़ाम होता था, उसमें मेरा अच्छा रैंक आया, वहाँ मुझे कंप्यूटर साइंस मिल गया। और कुछ कॉलेजेस एनआईटी में हो रहा था, लेकिन ब्रांचेस अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने वहाँ पे मेरा कंप्यूटर साइंस में 11-12 में मेरा कंप्यूटर साइंस था स्कूल में, तो उससे मुझे थोड़ा कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट आता था कि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ सकती हूँ, लंबे टाइम तक पढ़ सकती हूँ, मैं इसमें इंटरेस्ट है। तब मैं फिर बीटेक ली बीआईटी सिंदरी में और वहाँ पे सीएससी ब्रांच से स्टार्ट की। बट उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि कॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है। उस टाइम मुझे लगा कि मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैं अच्छा करूँगी तो मैं अच्छा जगह पे चली जाऊँगी। ये मेरा मोटिवेशन था, अजम्पशन था, मतलब कॉन्फिडेंस ये था कि मैं कर लूँगी। लेकिन जब फर्स्ट ईयर पे गई तो वहाँ पे देख रही हूँ कि किसी को कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, सीएससी के स्टूडेंट्स हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे कोई। कुछ लोग करते होंगे लेकिन सब अलग अलग प्रिपरेशन करते थे, वैसा कोई कम्युनिटी नहीं था, कोई कोडिंग कल्चर नहीं था, तो वो एक्सपोजर नहीं मिल पाया कि करना क्या है। मैं सीनियर से भी बात की तो वहाँ पे हमारे सीनियर्स ज़्यादातर फोकस करते थे कि गेट में अच्छा करना है, जी। गेट का प्रिपरेशन करना है। कुछ प्रोफेसर्स थे वहाँ पे जो पढ़ाते थे, उनका भी बस यही मानना था कि तुम लोग अब अपना बीआईटी में आकर तुम लोग अपना करियर ऑलरेडी खराब कर चुके हो, अगर यहाँ से अगर अच्छा जाना है तो अच्छे से तुम लोग प्रिपरेशन करो, एमटेक की प्रिपरेशन करो, वहाँ पे अच्छा आईआईटी निकालो और उसके बाद ही तुम लोग अच्छे कंपनी में जा सकते हो। इसके अलावा कोई भी पाथ नहीं है, बस एक यही पाथ है।
तो सेकंड ईयर के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। उस टाइम पे मैं उतना एक्टिव भी नहीं थी सोशल मीडिया पे, मतलब लिंक्डइन वगैरह उतना नहीं चलाती थी, तो बाहर लोग क्या कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं था। तो मैं उस टाइम पे डिमोटिवेट हो गई कि मुझे करना है, मुझे इंटरेस्ट था, वेब डेवलपमेंट वगैरह में इंटरेस्ट आ गया था, लेकिन मैं खुद से क्या करूँ, कोई डायरेक्शन नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने गेट का प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया था। सेकेंड ईयर में अपने प्रोफेसर्स के बात मानकर मैं 2 महीने पढ़ी हूँ, सारा रिसोर्सेज कलेक्ट की हूँ, 2 महीने सीनियर से गाइडेंस ली हूँ, 2 महीने पढ़ी हूँ, बट फिर मुझे लगा मुझे नहीं करना है, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट नहीं आया। तो उसके बाद मैंने फिर अपने दोस्तों से बात करना स्टार्ट किया जो दूसरे कॉलेजेस में थे, जो अच्छे कॉलेजेस में थे। तो मुझे इतना तो पता चला कि कोडिंग करना होता है, कोई और करे या ना करे, तुम खुद से कोडिंग स्टार्ट करो। तो वहाँ पे मैंने कोडसेफ, कोडफोर्सेस, ये सब प्लेटफॉर्म से कोडिंग स्टार्ट किया। अच्छा। हेल्प नहीं मिलता था, डाउट्स होते थे, लेकिन फिर भी डाउट्स होता था तो मैं दोस्तों से ही पूछती थी कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि कोई और था नहीं कॉलेज में। बट धीरे धीरे वैसे करके मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट आते गया और मैं फिर पढ़ते गई, लेकिन एट द एंड प्लेसमेंट फिर टीसीएस में ही हुआ। सो मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स थे वहाँ पे, तो उस टाइम पे टीसीएस से मेरा प्लेसमेंट हुआ कॉलेज से। ठीक बोलते हैं ना स्वाति जी, आपके इस मतलब जो भी क्वेश्चन से आंसर से मुझे 2-3 चीज मैं ऑडियंस बताना चाहूंगा। एक चीज कि आपकी मतलब आपको ना इंसान आपकी स्टार्टिंग से नहीं जज करना चाहिए। होता है रेस में, जो रेस स्टार्ट होता है राइट, तो फर्स्ट राउंड में किसने कितना दौड़ा मैटर नहीं करता, हम्म। जो अच्छे से रेस फिनिश कौन करता है उसी से इंसान जाना जाता है। तो आपने बताया कि आपकी स्टार्टिंग थीसिस से ही हो पाई, मैटर नहीं करता। आज अब माइक्रोसॉफ्ट वो मैटर करता है, राइट। राइट, तो आपकी अब कभी भी कोई स्टार्टिंग, क्या जैसे मेरी जर्नी गांव से स्टार्ट हुई, आज माइक्रोसॉफ्ट में हूँ तो उससे लोग जानते हैं, राइट। एक और चीज आपने बताया था, जैसे कि आपको बहुत सारे लोगों ने बताया था बीटेक से जॉब नहीं लगती है, तो सेम चीज मेरे को भी लोग बोला, अरे बीसीएम से कोई वैल्यू नहीं है, बीसीएम से तो वैल्यू नहीं है। मतलब मेरे गांव में मैं जाता था तो मेरे कोई इज्जत ही नहीं करता था, और जो बच्चे इंजीनियरिंग करे थे उनको बहुत इज्जत मिलती थी। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, फिर मैंने NIT से एमसीए किया और फिर मैं आज माइक्रोसॉफ्ट में हूँ। अब वो बच्चे कुछ नहीं कर पाए, सच बताओ तो, है ना। तो मेरे पास लोग एमसीए के लिए ज्यादा कराने लगे, लोग बच्चे बीसीएम से ज्यादा करने लगे मेरे गांव के। राइट, तो मैं एक चीज ऑब्जर्व किया, भाई कोई डिग्री अच्छा खराब नहीं होता, आप उसको अच्छा खराब करते हो। राइट, आपने उस डिग्री के साथ जस्टिस किया तो डिग्री अच्छी हो जाती है लोगों के लिए, आपने जस्टिस नहीं किया तो चीज खराब हो जाती है ना। तो कभी भी कोई डिग्री खराब अच्छा नहीं होता, आप उसको अच्छा और आप खराब करते हो। तो आपने बीआईटी सिंधरी से किया, आप माइक्रोसॉफ्ट में आ गए तो आप आइडियल बन गए लोगों के लिए। सब बोलेंगे बीटेक तो अच्छा है, लेकिन कोई भी बंदा अच्छा से किया होता, जॉब नहीं लगा होता, तो लोग बोलेंगे बीटेक खराब है। मुझे तो वही बोला गया कि बीटेक खराब है। तो कोई चीज खराब और अच्छा नहीं होता, एमसीए बीसीए या बीटेक वोटेक कोई अच्छा खराब नहीं होता, आप कितना अच्छा से करते हो वो मैटर करता है। अरे खाना सेम आलू सेम भिंडी से खाना आप बनाते हो, नॉर्मल पर्सन बनाता है, कोई एक अच्छा शेफ बनाता है, सेम ही चीज से बनाने का तरीका अलग हो जाता है, टेस्ट अलग हो जाती है भाई, बिल्कुल, है कि नहीं जी। बिल्कुल सही। तो भाई ऐसे समझो भाई, सेम चीज होता है, सेम प्लेटफॉर्म सेम चीज है, तरीका कैसा वो मैटर करता है आपका, है कि नहीं। लेकिन जब हम होते हैं स्कूल में 11th-12th में, तब लगता है जो लोग बोल रहे हैं वही सही है, तो वही कुछ अवेयरनेस नहीं हो। क्राउड के पीछे भागते हैं, समाज क्या कर उसके पीछे भागते हैं हम लोग, है ना। तो वही तो चीज मैं यही बोलना चाहूंगी, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर हाँ ना। आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 100%। सो एक बार बताइए, आप टीसीएस गई, तो टीसीएस जाने के बाद आप सैमसंग में कैसे स्विच किया आपने, कैसे आपको मोटिवेशन मिला और क्या क्या रिसोर्स फॉलो किया आपने। ठीक है, तो जब मैं टीसीएस में गई तो मैंने बताया कि मुझे फर्स्ट ईयर से कोडिंग में इंटरेस्ट था, मैं खुद से कुछ कोडिंग करती थी, बट इंटरव्यू फोकस प्रिपरेशन नहीं की थी, गाइडेंस नहीं था। तो उसके बाद मुझे जब टीसीएस में गई, तो उससे पहले टीसीएस में जब मेरा हो चुका था, फाइनल ईयर के स्टार्ट में मेरे टीसीएस में हो गया था कैंपस प्लेसमेंट। फिर मुझे कॉलेज में और भी जितनी कंपनीज आई, मैं किसी के लिए एलिजिबल नहीं थी, तो मुझे कैंपस प्लेसमेंट में बैठने ही नहीं मिला। एंड टीसीएस भी कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ था, टीसीएस में एग्जाम कंडक्ट करवाती है कोडवीटा, जो ऑल इंडिया एग्जाम होता है, मेरा उसके थ्रू निकला था। बट फिर भी मुझे एक प्लेसमेंट हो गया, तो कॉलेज वालों ने मना कर दिया कि अब एक प्लेसमेंट होगा तो अब दूसरे प्लेसमेंट्स पे नहीं बैठ सकते। तो पूरे ईयर मैंने फिर ट्राई किया ऑफ कैंपस कंपनीज में अप्लाई करने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने 2-3 कंपनीज का इंटरव्यू दिया, अमेजोन का दिया था, क्रेडिट सूज का दिया था और 1-2 कंपनी का दिया था, बट सब में मुझे रिजेक्शन मिला। तब उस टाइम पे मुझे रियलाइजेशन हुआ कि इंटरव्यू का पैटर्न क्या होता है और मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मतलब मैंने प्रिपरेशन की है, मैंने किया है मतलब एफर्ट, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में नहीं था, जैसा करना चाहिए था वो मैं नहीं की हूँ। तो वहाँ से मुझे रियलाइजेशन हुआ। और फिर जब मैं टीसीएस में गई तब मुझे वो याद आया कि जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी तब मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे कि मुझे इस टाइप के कंपनी में जाना था। तो मुझे खुद बुरा फील होता था कि ये मेरा ड्रीम नहीं था जब मैं कॉलेज में आई थी।
तो अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ूँ, तब मैं जब मोटिवेशन आया उस टाइम पे पैटर्न भी पता चल गया था कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। तो टीसीएस में जाने के बाद मुझे मोटिवेशन आया कि अब टीसीएस में, उस टाइम मैंने सोचा नहीं था कि अभी तुरंत स्विच करना है। मैं सोची थी कि यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस लेती हूँ, बट उस 1 साल में मैं खुद पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करूँगी, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी और 1 साल के बाद स्विच करूँगी। तो मैंने टीसीएस में अपना जॉब वर्क फ्रॉम होम था, ये मेरे लिए बहुत सही हो गया था कि 21 में मैंने ज्वाइन किया था। उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वर्क फ्रॉम होम के साथ स्टडी मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। तो उस टाइम पे मैं लीड कोड करना स्टार्ट की थी, बहुत अच्छे से मैंने प्रिपरेशन किया। तो 6 महीने हुआ था प्रिपरेशन का, और उस टाइम मुझे मतलब मेरा गोल नहीं था कि मुझे तुरंत स्विच करना है, मैं अप्लाई भी नहीं कर रही थी। फिर उस टाइम कॉलेज से ही, कॉलेज ग्रुप पे आया मैसेज कि सैमसंग हमारे कॉलेज में पहली बार आ रही है, एंड सैमसंग 22 बैच का आई थिंक प्लेसमेंट चल रहा था। बट उस टाइम सैमसंग को फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए थे, उनको रिसेंट मतलब जो फ्रेश तुरंत ज्वाइन करे वो ग्रेजुएट्स चाहिए थे। okay. हाँ, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि अभी 21 पास आउट हमें चाहिए, और 21 पास आउट सबने जॉब स्टार्ट कर दिया था कहीं कहीं, ऑलरेडी मेरे 6 महीने हो गए थे जॉब करने के। तब उस टाइम पे कॉलेज ने अलाउ कर दिया कि अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 21 बैच के लिए, अब कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो आप कॉलेज से पास आउट हो गई थी? पास आउट हो चुकी थी। मेरे जूनियर बैच लाइक 2022 बैच, उनका प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो गया था। बट उस टाइम मैं मानती हूँ कि बहुत लकीली वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आया था, और हमारे कॉलेज से, और उस टाइम तक मैं लीड कोड प्रिपेयर कर रही थी ऑलरेडी 6 मंथ से। तो मुझे, मेरा कोई एम नहीं था कि मुझे स्विच करना है, बट वो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ गया और मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड थी। ओके, तो ये तो बहुत ही मतलब ऑड है चीज कि बहुत ही ऑड हुआ। आपने कॉलेज पास आउट होने के बाद भी कॉलेज से प्लेसमेंट लिया। कॉलेज से प्लेसमेंट लिया, क्या और बात। कॉलेज जब मेरा प्लेसमेंट सीजन चल रहा था तो मुझे किसी प्लेसमेंट में बैठने नहीं दिया गया। ओके, नाइस, वेरी कॉन्फिडेंट है। हाँ। तो फिर आप वहाँ से सैमसंग ज्वाइन किया नोएडा आपने। तो आप बताइए सैमसंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछा, कैसा इंटरव्यू था? राइट, तो सैमसंग में वहाँ पे मेरे 2 राउंड्स हुए थे। एक तो टेस्ट हुआ था, कोडिंग टेस्ट था, उसमें डीएसए के क्वेश्चंस थे। 3 डीएसए के क्वेश्चन से 1.5 घंटे में करने थे। तो डीएसए लीड कोड मीडियम लेवल था, मैं प्रिपेयर्ड थी उसके लिए, तो मैंने तीनों क्वेश्चन बना दिया था। तो मैं श्योर थी इंटरव्यू तो आएगा ही, बट 1 महीने तक इंटरव्यू कुछ भी आया नहीं। तो मैं 1 महीने, मुझे अच्छे से टाइम मिल गया इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मैं श्योर थी इंटरव्यू तो आना ही है, मैंने सब सॉल्व किया है। तो मैं उसके बाद 1 महीने बहुत अच्छे से पढ़ी, प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस देखी सैमसंग के। फिर मेरा पहला राउंड वही था, डीएसए हुआ। डीएसए के साथ साथ डीएसए के 3 क्वेश्चंस पूछे थे। 2 क्वेश्चंस में मुझे पूरा अप्रोच भी बताना था, कोड भी करना था, और लास्ट के क्वेश्चन में सिर्फ अप्रोच बताना था और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोडिंग नहीं करना था। फिर लास्ट में मेरे से कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट से, डीबीएमएस से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, इस पे क्वेश्चंस हुए, और बस टेक्निकल राउंड में यही था। फिर लास्ट एक एचआर राउंड था, वो थोड़े क्वेश्चंस हुए कि मैं टीसीएस में किस चीज़ों पे काम कर रही हूँ, मुझे क्यों स्विच करना है। तो एचआर और मैनेजरियल राउंड का मिक्स था वो। तो बस यही दोनों राउंड्स हुए, और फिर मैं सैमसंग में सिलेक्शन हो गया। परफेक्ट। तो सैमसंग में आपने कितना दिन काम किया? सैमसंग में 1.5 ईयर्स। अच्छा, तो अब बताइए माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपने तैयारी कैसे किया, कितने राउंड में इंटरव्यू हुआ? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में मेरा एक कोडिंग टेस्ट हुआ है, उसके बाद मेरे 5 राउंड इंटरव्यू हुए हैं। जी, तो क्या क्या पूछा गया इंटरव्यू में, कुछ हाई लेवल का? तो वो सबसे पहला राउंड तो डीएसए ही था, उसमें सिर्फ डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद मेरा सेकेंड राउंड था जिसमें एलएलडी के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस हो गया था टेक इंडस्ट्री में, 6 मंथ टीसीएस में एंड 1.5 ईयर सैमसंग में। तो एलएलडी के क्वेश्चंस पूछे गए, और उसमें डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह पूछे गए कि क्या मैंने यूज़ किया है सैमसंग के प्रोजेक्ट्स में, और वो डिज़ाइन पैटर्न्स में प्रोजेक्ट में कैसे जस्टिफाई कर पा रही हूँ। लाइक नॉर्मल डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है वो नहीं पूछा था, कैसे मैंने यूज़ किया है वो चीज़ों पे क्वेश्चंस थे। तो वो राउंड भी सही गया। उसके बाद बाकी की जो 3 राउंड्स थे उसमें जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे बस उस पे मेनली फोकस किया गया था। जो मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, मेरे साइड प्रोजेक्ट्स थे, मेरे सैमसंग के प्रोजेक्ट्स थे, वो सब पे पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ, और उसमें मुझे हाई लेवल डायग्राम वगैरह बनाने के लिए बोला गया, जिस प्रोजेक्ट में मैं ऑलरेडी काम कर चुकी थी। तो और लास्ट राउंड में फिर मुझे एक डीएसए क्वेश्चन भी बीच में दिया गया, और पूछा गया कि मतलब मैनेजरियल क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें स्टार पैटर्न पे आंसर देना होता है कि आपने सिचुएशन कैसे हैंडल किया। तो ये सारे राउंड्स हुए, तो टोटल 5 राउंड्स हुए थे प्लस 1 कोडिंग टेस्ट। ओ परफेक्ट। सो आपने माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी कहाँ से किया, सेल्फ किया या कोई कोचिंग लिया, या और आपने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किया माइक्रोसॉफ्ट के लिए? ठीक है, तो जब मैं सैमसंग में गई थी तो वहाँ पे ये होता था कि हमें एक टेस्ट, 3 लेवल के टेस्ट निकालने होते हैं। सैमसंग में प्रिपरेशन करते हुए हर एम्प्लॉय को टेस्ट निकालना होता है।
अच्छा। हाँ, वहाँ पे Okay. 3 लेवल होते हैं, एडवांस, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट। Okay. तो वो सारे में क्वेश्चंस वैसे ही होता है कि एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होगा और आपको लिखना होगा। तो उस टेस्ट का प्रिपरेशन करते करते मैं ऑलरेडी कोडिंग करती थी, तो लीड कोड भी मेरा साथ साथ चलता ही था। तो वो टेस्ट तो सैमसंग में निकल गया, बट साथ साथ मेरी प्रिपरेशन भी हो रही थी क्योंकि मैं कोडिंग कंसिस्टेंटली कर रही थी। Okay. और उसके बाद मैंने और थोड़े जो मेरी डीएसए के टॉपिक जो मैंने पहले प्रिपेयर नहीं किया था, सम एडवांस टॉपिक्स, वो सब भी प्रिपेयर किए सैमसंग में आने के बाद। फिर मुझे 1 साल के बाद मैंने प्रिपरेशन 1 साल के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था जॉब अप्लाई करना, जब मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ था सैमसंग में। बट उस टाइम पे थोड़ा रिसेशन वगैरह टाइम चल रहा था, तो मुझे इंटरव्यू के लिए मैं अप्लाई कर रही थी, बट आ नहीं रहा था कॉल। रेफरल भी मैंने बहुत लोगों से लिया था, बट 4-5 महीने तो ऐसे ही चला है कि मुझे नहीं मिला, कॉल्स ही नहीं मिल रहे थे। 1-2 कंपनी का मिला था, बट उसमें हुआ नहीं। तो बस 1-2 कॉल्स ही मिले मुझे 3-4 महीने में। बट उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट का भी आया और उसमें लकीली हो गया। परफेक्ट। आप तो आपका मतलब बोल सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी करने में आपका जो सैमसंग का जो टेस्ट था वो बहुत हेल्प किया आपको। सैमसंग ऐसा होता है ना, कुछ आपको फुल टाइम लेना तो कोई टेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है क्या? उसमें मुझे 3 घंटे में एक क्वेश्चन मिलता है और जी। वो कंप्लीट करना होता है, तभी फुल टाइम में कन्वर्ट होता है। बहुत डिफिकल्ट होता है राउंड वाइज। वो हाँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन लोग डर जाते हैं कि 3 घंटे में एक क्वेश्चन करना है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो उसी चीज़ से डर जाते हैं। बट क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता। तो आप स्वाति जी कंटेंट क्रिएटर भी है और मैं देखता हूँ रेगुलर आप कंटेंट पोस्ट करती रहते हैं लिंक्डइन पे स्पेशली। तो आप बता सकती है, जैसे कि अभी रिसेशन चल रहा है, राइट। तो बहुत डिफिकल्ट है, रिसेशन चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे तो हैं, बहुत सारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या वर्किंग प्रोफेशनल जो अच्छे तो हैं, इंटरव्यू क्रैक करते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। राइट। तो उन लोगों को क्या गाइड करना चाहिए, उनको क्या बताना चाहेंगे, कैसे मोटिवेटेड रखे खुद को? ओके, इस सिचुएशन से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया कि 1 साल मेरा कंप्लीट हुआ था, तभी से मैंने जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। बट रिसेशन की वजह से मुझे खुद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा था। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझे इतना 3-4 महीने कॉल नहीं आने के बाद भी मैं कंसिस्टेंट रही, जॉब अप्लाई करने लगी। बीच-बीच में लगता था मुझे भी कि अभी क्यों अप्लाई कर रही हूँ। सब लोग बोलते थे कि अभी रिसेशन एंड हो जाने दो, उसके बाद अप्लाई करना। अभी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, अभी क्यों ही जाना है न्यू जगह पे। और सैमसंग में ऐसा होता है कि मेरे जो भी टेस्ट मैंडेटरी होते वो सब क्लियर थे, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी था। तो सब लोग मना कर रहे थे कि मत करो स्विच, अभी आराम से करो। बट मुझे लगता था यार कि जब होना होगा तो हो जाएगा, मैं अभी से एफर्ट करना क्यों बंद कर दूँ, वेट क्यों करूँ कि रिसेशन के बाद करूँगी। तो मैं अब कंसिस्टेंट कर ही रही थी। तो मैं यहाँ पे यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपने साइड से प्रिपेयर रहो। रिसेशन में ज़रूरी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आपको हर दिन आएगा। आप 10 कंपनीज के लिए अप्लाई करोगे, आपको 10 से रिटर्न नहीं मिलेगा, मे बी 0 मिले उसमें से। बट आप अगर 30 कंपनी 50 कंपनी अप्लाई करते हो तो उसमें से 4-5 तो मिल ही जाएगा। इतना खराब भी रिसेशन इंडिया में नहीं है कि 4-5 इंटरव्यू कॉल्स नहीं मिले। तो आप अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छा रखो कि वो 4-5 अपॉर्चुनिटीज में एक तो आप निकाल ही लो। अब एक पॉइंट ऐड करना, आपने बहुत अच्छी बताया, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे कोविड आया, सबको बीमार हो रहा था, आप भी हो रहे हो, ठंडी अगर सबको स्वेटर पहनेगा, आप भी स्वेटर पहनो, तो जो चीज आपके कंट्रोल में वही चीज के बारे में सोचो। ठंडी गर्मी आना, कोविड आना, आपके कंट्रोल में, इसके लिए टेंशन मत लो। तो रिसेशन वैसे ही है, वो आपके हाथ में नहीं, आपने रिसेशन को नहीं लाया, आपके हाथ में क्या है, पढ़ाई करना। एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आप नॉर्मल शब्द में एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बहुत बार होता है कि रेलवे तत्काल टिकट कटाने जाते हो, तत्काल टिकट काउंटर ओपन होता है 9 बजे या 10 बजे ओपन होता है, लेकिन आप लाइन में खड़े होते हो 8 बजे से, आप 10 बजे थोड़ी जाते हो। तो लेकिन टिकट सबसे पहले किसको मिलता है, जो सबसे पहले लाइन में खड़ा हुआ है। तो भाई ऐसा ही मैं बोलना चाहूंगा कि रिसेशन खत्म हो जाएगा जिस दिन, तो पहला जॉब उसी को लगे जो तैयारी कर रहा है। तो हमेशा तैयारी, बहुत बार होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी तुरंत ही नहीं मिलता है, तो आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन वेट करने के बाद सबसे पहला अपॉर्चुनिटी उसी को मिलता है जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था। तो भाई अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपके हाथ में नहीं है ये रिसेशन को, तो आप मेहनत करते, पढ़ाई करते रहो, आपके हाथ में जो है वो करते रहो। तो रिसेशन जैसे ही कंप्यूटर, सबसे पहले जॉब उसी को मिले जो तैयारी कर रहा होगा। मैंने उस टाइम वही सोचा कि रिसेशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं पढ़ाई करती हूँ, और लकीली मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया रिसेशन के टाइम में ही। तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, बस कम है। और जो बैठे हैं ना भाई, रिसेशन खत्म होने के बाद बैठे ही रहेंगे, मैं बताना चाहूंगा, एक्सक्यूज मत मारो भाई। तो एक और चीज है, आज के टाइम में आजकल पता नहीं कौन सा स्कोर होता है रिज्यूमे में, स्कोर ATS स्कोर बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि रिज्यूमे बनाओ तो ATS स्कोर इतना होना चाहिए तभी। तो आप कुछ टिप दे सकते हैं, आपने रिज्यूमे कैसे बनाया और कैसे रिज्यूमे बना सकते हैं मेरे ऑडियंस? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा फैंसी बनाने का ज़रूरत नहीं है। रेज्यूमे को जितना ज़्यादा सिंपल रख सको, बहुत ही सिंपल फॉन्ट्स रखो, सिंपल कलर्स रखो, बहुत ज़्यादा फैंसी मत बनाओ, बस नॉर्मल रेज्यूमे ही भेजना है।
और वहाँ पे उतना ही डिटेल्स लिखो जितना ज़रूरत है तुम्हें, जिस रोल के लिए तुम जा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हमने किया होता है अपने लाइफ में जो रेलिवेंट नहीं होते जॉब में, तो हमारे पास सिर्फ 1 पेज का रिज्यूमे बनाना होता है, उसमें हम 3-4 पेज कवर नहीं कर सकते कि हमने पूरे लाइफ टाइम में क्या किया है। तो बस टू द पॉइंट लिखो, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है बस उतना ही मेंशन करो, और तुमने अपनी प्रीवियस कंपनी में या फिर प्रोजेक्ट में क्या किया है, उस क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है, उस चीज़ को हाईलाइट करो। तो मेन, अगर हमारे हायरिंग मैनेजर अगर रिज्यूमे देखते हैं तो वो फर्स्ट थिंग देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ है, तो बस वो इम्पैक्ट पे फोकस करो, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन मत करो, बस इम्पैक्ट को हाईलाइट करो। सही है। तो एक फनी चीज बोलना चाहूंगा भाई, रिज्यूमे ज्यादा हाईलाइट करके उसको मैरिज का बायोडाटा मत बनाओ। राइट। रिज्यूमे तक रखो, मैरिज का बायोडाटा आएगा तो भाई कलरफुल कलर में उसमें तुम्हें मैटर करेगा, है ना। तो आशा करता हूँ ये बहुत सारे हेल्पफुल रहा होगा मेरे ऑडियंस को। सो प्लीज आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, लास्ट एडवाइस, कुछ फीडबैक या जो भी चीज आप देना चाहें ऑडियंस को। एडवाइस में यही देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अवेयर रहो। अगर तुम अवेयर नहीं रहोगे तो पता नहीं चलेगा कि अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है, तो तुम अपने आप को ज़्यादा अर्ली स्टार्ट कर पाओगे और प्रिपेयर कर पाओगे। तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। और अगर कॉलेज में गाइडेंस नहीं मिल रहा तो कॉलेज के बाहर से गाइडेंस लेना स्टार्ट करो। लिंक्डइन पे लोगों को कनेक्ट करो। लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं। संतोष भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो इन सबके कंटेंट फॉलो करो, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और वो सारी चीज़ों से मोटिवेशन भी मिलेगा कि जब ये सारे लोग ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मुझे भी मोटिवेशन मिलता था। तो बस यही एडवाइस देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच स्वाति जी, आज आप मेरे पॉडकास्ट पे आई और मैं आशा करता हूँ ये पॉडकास्ट बहुत सारे ऑडियंस के लिए यूजफुल रहा होगा। बहुत आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे। सो मिलते हैं ऐसे ही कुछ और नेक्स्ट इंस्पायरिंग पॉडकास्ट पे। और स्वाति जी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इनका लिंक्डइन प्रोफाइल, इंस्टा प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, कनेक्ट करके इनसे पूछ सकते हो। और ये बहुत अच्छे से कंटेंट बनाती हैं, जरूर कनेक्ट करें इनसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।